नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मुमताज खान, और इस वक्त मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि रोजाना जो अहम खबरें हैं, जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी, उनकी तह तक जाएं, उन खबर के मायने समझें, उनकी गहराई तक पहुंचे। और इसमें हमारी मदद करते हैं अलग अलग रियासतों और इलाकों से हमारे ब्यूरो हेड्स और हमारे तमाम साथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले रुख करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में हंगामा बरपाया जा सकता है। आपदा को लेकर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में आज जवाब देंगे। वहीं विधायक निधि में कट लगाने की तैयारी में भी है सरकार। 27 सितंबर को विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है। यह अहम खबर हिमाचल प्रदेश से आपके टीवी स्क्रीन पर है। आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में और आज सदन में हंगामा हो सकता है। आपदा को लेकर सरकारी संकल्प पर चर्चा का उत्तर देंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हमारे साथ इस वक्त हमारी इस खास पेशकश में उत्तराखंड से हमारे साथी हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप, आप ही का रुख कर रहे हैं। पहले मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आपदा को लेकर आज फिर एक बार हंगामा हो सकता है। कुदरती आफत को लेकर सरकार की तरफ से जवाब भी देंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या अपडेट है आपके पास, कैसे समझेंगे इस खबर को? बिल्कुल मुमताज, देखिए 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ ये कार्यवाही शुरू होनी है और उसके बाद कुछ प्रतिवेदन है जो सदन पटल पर रखे जाएंगे और उसके बाद जो चर्चा है आपदा को लेकर उस पर आगे की चर्चा होगी। पहले दिन की चर्चा भी 7 बजे तक चली। दूसरे दिन की चर्चा 7:30 बजे यानी पिछले कल 7:30 बजे तक चर्चा होती रही और अब जो बाकी बचे विधायक है वो आज चर्चा में हिस्सा लेंगे और उसके साथ के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी चर्चा का जवाब देंगे। और इस दौरान जो मुद्दे उठे हैं, खासतौर पर जो विपक्ष की विधायकों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब यहाँ पर एक एक करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे और आने वाले समय के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी संकेत दिए हैं कि जो प्रदेश की इस वक्त हालात हैं उसको देखते हुए अब जो राहत पुनर्वास का काम करना है उसमें लोगों को मदद ज्यादा करनी होगी और इसको देखते हुए धन जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं और इसी में एक बड़ा फैसला होगा निधि में कट लगाने का। इसको लेकर उनकी तरफ से संकेत दिए जा चुके हैं कि हम विधायक निधि में कट लगा सकते हैं। एक विधायक की जो सालाना विधायक निधि है वो 2 करोड़ के आसपास होती है। तो अब देखना ये होगा कि ये कितने का कट इसमें लगता है, क्योंकि हर 3 महीने बाद है ये विधायक निधि विधायकों को रिलीज की जाती है। में जो उन्होंने अनाउंसमेंट की होती हैं, कोई भवन बनाना है और चारदीवारी होती है या बाकी जो छोटे काम होते हैं जो विधायक निधि के अंतर्गत आते हैं, उसको लेकर जो पैसे रिलीज किए होते हैं या घोषणाएं की है तो राज्य सरकार उससे जुड़ा धन है वो आवंटित करती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या एक तिमाही का बजट कट लगता है या 2 तिमाही का 6 माही का बजट का जो है कट लगाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना दूर है कि आज मुख्यमंत्री ने उत्तर देना है तो ऐसे में विपक्ष इस दौरान हंगामा जरूर कर सकता है। मुख्यमंत्री के जब जवाब दे रहे होंगे उस वक्त कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पलटवार भी कर सकता है और अभी हालांकि बीजेपी ने अपने पक्ष नहीं किए हैं कि हमने ये पूरा का पूरा मुख्यमंत्री का उत्तर सुनना है या फिर जो सरकारी संकल्प है जब ये इसको पारित करवाया जा रहा होगा सदन से, क्या उस वक्त सदन में ही रहना है या वॉकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन इतना दूर है कि आज सदन में खूब हंगामा देखने को मिल सकता है। जी प्रदीप, एक और खबर ये सामने आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने ही दम पर विशेष आर्थिक पैकेज लाने की तैयारी में भी है। इस खबर को कैसे समझे प्रदीप, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि राहत पुनर्वास का काम हम कर सकें, क्योंकि प्रदेश के वित्तीय हालात ठीक नहीं है और यहाँ पर धन की कमी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी इस बात को कहा है कि अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती है तो 26 सितंबर को
हिमाचल प्रदेश खुद जो है अपने दम पर स्पेशल पैकेज को इसकी घोषणा करने वाला है और इसमें मुख्यमंत्री खुद इसकी घोषणा करेंगे। और इसी वजह से विधायकों की नीति पर भी कट लगाने की तैयारी चल रही है, ताकि विधायक निधि से भी पैसा जुटाया जा सके, कुछ और खर्चे कम करके कुछ और स्कीमों को भी डाइवर्ट किया जा सकता है। ऐसी भी एक योजना चल रही है, तो उसके दम पर स्पेशल आर्थिक पैकेज वो लाया जाएगा, जिसमें जिन लोगों के लोगों को लेकर सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई हैं कि जो खास शिविरों में रह रहे हैं, अब क्योंकि सर्दियां आ चुकी है तो उनको घरों में शिफ्ट किया जाएगा और वो अब किराए के रह सकते हैं और उसका खर्चा राज्य सरकार देगी। 5,000 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तय किया गया है और 10,000 रुपए शहरी क्षेत्रों के लिए। इसी तरह से एलपीजी देने का भी एक एलपीजी किट जो है वो इस तरह की घरेलू किट देने का भी एक जो राज्य सरकार ने फैसला किया है, उसमें एलपीजी भी मिलेगी और राशन की भी सुविधा उसमें मिलेगी। तो बेघर हो चुके हैं लोग, जिनके पास घर नहीं है, उनके घर असुरक्षित हैं, वो राहत कैंपों में रह रहे हैं या बाकी कहीं अपने रिश्तेदारों के पर रह रहे हैं। अगर ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई अपने रिश्तेदार के घर पे भी रह रहा है तो हम उसका भी किराया देंगे। तो अब ये देखना ये होगा कि जो 26 सितंबर को स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट करने वाले हैं मुख्यमंत्री, उससे और क्या चीजें बड़ी चीजें होंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें वहाँ सड़कें भी ध्वस्त की हैं, उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा है और ज्यादा परेशानी लोगों को है जिनके घर चले गए हैं। और इसके साथ साथ 441 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु है इस पूरी आपदा के दौरान और उनको लेकर हालांकि जो होते हैं उन्हें दिया जाता है, लेकिन अब घर का कोई सत्या भी किसी घर में कोई सत्य नहीं रहा है, कोई खाने वाला नहीं रहा है, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। तो देखना ये होगा कि जब 26 सितंबर को जो स्पेशल पैकेज अनाउंसमेंट होनी है उसमें मुख्यमंत्री बड़ी क्या घोषणाएं करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं हम लोकसभा चुनावों को भी इसमें देख सकते हैं कि उस वक्त ये भी अपनी तैयारियां कर रही है, लोगों के बीच सहानुभूति जुटाने की, अपनी बात कहने की कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है और लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए काम इस वक्त किया जा रहा है, ताकि जो इस वक्त जो त्रासदी हुई है उससे लोगों को उबारा भी जा सके और जो रहता है सियासत में राजनीतिक फायदा उठाने का वो यहाँ पर उठाया जा सके। और 2-3 दिन की जो चर्चाएं रही, हमने देखा कि प्रदेश सरकार जो सत्ताधारी दल है वो सीधा आक्रामक केंद्र सरकार पर है और केंद्र पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया जा रहा है, जब जोशीमठ में इस तरह की इसको राष्ट्रीय आपदा उस वक्त घोषित किया गया था और में जब भूकंप आया था उसको भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। इस तरह के उदाहरण जो है वो देखते हैं 26 तारीख को क्या विशेष पैकेज लाने वाले मुख्यमंत्री, उसके लिए क्या तैयारियां उन्होंने की होंगी। बेहद शुक्रिया आपका प्रदीप, इस बेहद अहम जानकारी के लिए, इस खबर की तह तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली अहम खबर आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्यूरोक्रेसी के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। अधिकारी विपक्ष के नेताओं का न फोन उठाते हैं न सम्मान करते हैं, ये कहना है हरीश रावत का। सोशल मीडिया पर राज्य सरकार और अधिकारियों पर उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी। उन्होंने लिखा कि अधिकारी न टेलीफोन उठाते हैं विपक्ष के नेताओं का, ना उन्हें जरूरी सम्मान दिया जाता है। ये दर्द और शिकायत है विपक्ष के सभी नेतागणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का। जो अधिकारी मलाईदार पदों पर है उनके लिए तो विपक्षी नेता का टेलीफोन उठाना मलाई से वंचित रहने जैसा है। मलाईदार और महत्वपूर्ण पद पर विराजमान अधिकारी को हमेशा ये डर सताता रहता है कि अगर भाजपा तक ये खबर पहुंच गई कि मैंने फला नेता को विपक्ष में विराजमान उनका टेलीफोन उठाकर उनको आदरपूर्वक नमस्कार कह दिया, तो अधिकारी फिर अपने विदाई के दिन गिनने लग जा रहा है। हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। राव शफात, यूं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर बयानबाजियों का दौर चलता रहता है, वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर बल्कि सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अफसर विपक्ष के नेताओं को ना फोन उठाते हैं ना उनका सम्मान करते हैं। काफी ज्यादा नाराज नजर आए वो। उनके सोशल मीडिया पोस्ट से तो यही लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर, काफी खफा है वो। क्या वाकई ऐसा है? मुमताज खान, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और उसमें नाराजगी जताई है उन अधिकारियों के खिलाफ जो नेताओं का फोन नहीं उठाते, जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते और खासकर विपक्ष के नेताओं का फोन नहीं उठाते हैं। हालांकि ये जो मामला है, ये जो घटनाक्रम है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि नेताओं के बीच में और अधिकारियों के बीच में जो तल्खियां बढ़ रही हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब विधानसभा का मानसून सत्र था उसमें भी
विशेष अधिकार के लिए विधायक ने आवाज उठाई, तो उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी हैं वो सम्मान नहीं करते हैं नेताओं का या चुने हुए जनप्रतिनिधियों का। तो ये हनन का मामला उठाया था, विशेष अधिकार हनन को लेकर के। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने भी सरकार को निर्देशित किया था, लेकिन ये जो नया मामला है मुमताज, द्वाराहाट का है। द्वाराहाट के जो विधायक है मदन बिष्ट, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि जो बीडी इंटर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके जो निदेशक है, उनके निदेशक से मदन बिष्ट जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने बदतमीजी की है, उनके साथ अभद्रता की है और गाली गलौज की है। एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ है। ये वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि भाजपा ने भी निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर, कहा है कि ये आचरण है कांग्रेस के नेताओं का और खासकर विधायकों का, जो अधिकारियों के साथ बदतमीजी करते हैं और दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर विशेष अधिकार हनन का मामला भी उठाते हैं। हालांकि जो महेंद्र भट्ट है उन्होंने निशाना साधा है। तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के साथ ही जो पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, इसके बीच में ये वाद विवाद चल रहा है। इसी को लेकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है उन्होंने एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारी मान सम्मान नहीं करते हैं नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, उनको सम्मान नहीं देते, उनका फोन नहीं उठाते हैं, और शायद जो मलाईदार पदों पर बैठे अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर वो फोन उठा लेंगे तो उनकी विदाई तय हो जाती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी कहा है कि सभी अधिकारी ऐसे नहीं है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो अच्छे अधिकारियों की तारीफ में कुछ लिख देते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन वो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने लिख दिया तो उन अधिकारियों का जो ट्रांसफर है वो हो जाएगा, उनके ऊपर दिक्कतें होंगी। तो ये तमाम जो चर्चा है, तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखी है। अब इसको लेकर के भाजपा ने कहा है कि ये आचरण है कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरह से अधिकारियों के साथ व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी या प्रदेश पार्टी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए मदन बिष्ट के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। इसके साथ ही देखिए कांग्रेस कह रही है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट पर इस वक्त तो जंग छिड़ गई है मुमताज खान। यहाँ जो गरिमा दसोनी है उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पहले आप अपने नेताओं के खिलाफ वो वाली कार्रवाई करिए जो आप हमें बता रहे हैं। क्योंकि जब पिछले बार एक मामला आपने देखा होगा, ऋषिकेश का जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है उनके साथ एक मारपीट का मामला हुआ था, उन्होंने किसी के साथ मारपीट की थी, तो उसको लेकर के गरिमा दसोनी ने कहा है कि क्या अभी तक उन पर कोई कार्रवाई हुई है। 6 पार्षद किसी एक व्यक्ति को पीट देते हैं, पिछले दिनों भी ये मामला गरमाया था, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। तो ये तमाम जो चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में है, उत्तराखंड में सुर्खियों में है। यानी कांग्रेस कह रही है भाजपा को कि आप अपने नेताओं पर तो पहले कार्रवाई करिए, हम तो बाद में करेंगे, और भाजपा कह रही है कि पहले आप कार्रवाई करिए और देखिए कि आपके नेताओं का आचरण क्या है। आप एक तरफ आरोप लगाते हैं कि अधिकारियों के साथ अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो नेता है घर पर जाकर के, प्रतिष्ठानों में जाकर के अधिकारियों के साथ बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं, और यहाँ तक के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी अभद्रता वाली भाषा का इस्तेमाल मदन बिष्ट ने किया। ये आरोप भाजपा का है। तो उसी को लेकर के सोशल मीडिया पर इस वक्त जंग छिड़ी है, भाजपा की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी। राव शफात, काफी लंबी पोस्ट की है पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर। लगता है कि बहुत ज्यादा दिल पे लिया है उन्होंने इन तमाम चीजों को। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लोग जब फोन नहीं उठाते विपक्ष के, और आसपास अगर कोई सत्ता पक्ष का नेता उनके सामने मौजूद होता है तो वो बाकायदा फोन की स्क्रीन भी उनको दिखाई जाती है, जैसे कि यही मापदंड हो, यही पैरामीटर हो उनकी वफादारी का सरकार के प्रति और बीजेपी नेताओं के प्रति। मुमताज खान, देखिए बहुत गंभीर मामला है उत्तराखंड में, जिस तरह की तल्खियां बढ़ रही हैं अधिकारियों और नेताओं के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, तो ये अच्छी परंपरा उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री का जो दर्द है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक लंबी पोस्ट है और उसमें उन्होंने ये तक लिखा है कि कोई अगर सत्ता पक्ष का छोटा सा नेता भी उनके दफ्तर में मौजूद होता है और विपक्ष के नेता का कोई फोन आ जाता है तो जानबूझकर फोन नहीं उठाते हैं, जबकि स्क्रीन दिखाते हैं उस छोटे नेता को भी कि देखिए विपक्ष के नेता इस तरह से फोन करते हैं और हम फोन नहीं उठाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है उत्तराखंड राज्य के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए। हालांकि ये मामला विशेष अधिकार हनन में, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, कि उठा था सदन के भीतर और सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अभी तक उस पर शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह की निर्देश सदन से जारी हुए थे उसके बाद तो शायद ये मामले रुक जाने चाहिए थे। हालांकि यहाँ जनप्रतिनिधियों को भी ख्याल करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अधिकारी अपने किसी काम में बिजी हो या किसी मीटिंग में हो। हालांकि होता ऐसा ही है, जब फोन किया जाता है तो अक्सर यही कहा जाता है, या कोई दफ्तर में जाता है तो कि साहब अभी बिजी हैं।
तो इस तरह का जो व्यवहार है अधिकारियों का या जनप्रतिनिधियों का, तो दोनों को सुधार करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकारियों की गलती है या फिर जनप्रतिनिधियों की गलती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे बीच में आ जाते हैं जिसमें दोनों के बीच में जो तकरार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बढ़ इस हद तक जाती है कि मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। मदन बिष्ट हालांकि पहली बार सुर्खियों में नहीं है, मदन बिष्ट के साथ कुछ और भी इस तरह के विवाद जुड़े हैं। वो हमेशा से इस तरह की दबंगई उनके ऊपर लगती रही है, जो भाजपा आरोप लगाती रही है कि दबंगई तरीके से वो व्यवहार करते हैं, अधिकारियों के साथ बात करते हैं। क्योंकि जो बीडी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके जो निदेशक हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है, वो सही तरीके से उनके साथ बात कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा एक वीडियो है उसमें जो मदन बिष्ट है वो उनके खिलाफ अभद्रता कर रहे हैं, या फिर जो मारपीट का एक मामला भी नया सामने आया द्वाराहाट में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो वीडियो में भी देखा जा सकता है। तो इसी बात को लेकर के इस वक्त उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक सुर्खियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तो सुर्खियां हैं, साथ ही कार्रवाई को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि जी पूरी तरह से चर्चाओं में है ये पूरा मामला। आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी गंभीर हो चला है ये मामला उत्तराखंड की सियासत में। राव शफात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक जाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली अहम खबर के लिए हम रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब में पीआरटीसी और पनबस ने फिर से चक्का जाम किया है। प्रदेश में कई जगह पर आज रोडवेज की बसें नहीं चल रही, बस यात्रियों को इसे लेकर भारी परेशानी हो रही है। पंजाब सरकार की तरफ से मीटिंग का वक्त लगातार बढ़ाने से रोष। दरअसल रोडवेज कर्मचारी पंजाब सरकार की तरफ से उनसे मीटिंग का वक्त लगातार आगे बढ़ाने से गुस्से में है। पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल और डिपो प्रधान जतिंदर सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब कर्मचारियों ने 15 अगस्त को काला दिवस मनाने और मुख्यमंत्री पंजाब से सवाल जवाब की बात कही तो पटियाला प्रशासन ने 25 अगस्त की मीटिंग तय की थी। इसके बाद मीटिंग का समय 14 सितंबर को कर दिया गया। अब तीसरी बार मीटिंग 29 सितंबर को तय की गई। मेरे साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इस अहम खबर पर, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, पंजाब में पीआरटीसी और पनबस ने फिर से चक्का जाम कर दिया है। इनकी शिकायत वाजे है और जायज भी है। सरकार ने 3 बार इन्हें मिलने का वक्त दिया है लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। दरअसल इनकी मांगे क्या हैं, क्यों ये मामला इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है और इस वजह से आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है? हरसिमरत जी बिल्कुल मुमताज, एक आम आदमी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे बड़ा जो वजह होती है इधर से उधर जाने की, और बहुत ज़रूरी होता है तभी किसी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट। और सबसे बड़ी बात तब हो जाती है कि जब वो घर से निकलते हैं और आगे जाके उन्हें पता लगता है कि आज तो चक्का जाम था। तो ये मुसीबत ज़रूर यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं है। वहीं अगर पीआरटीसी और पनबस के मुलाजमों की अगर बात की जाए तो वो पिछले काफ़ी समय से सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि ट्रांसपोर्ट विभाग कई जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहली बात तो वहां पर उन मुलाजमों की जो तनख्वाहें हैं या हम सैलरी की बात करें वो समय पर नहीं मिल पा रही हैं। दूसरी बात की जाए तो समान वेतन और समान काम की बात ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मुलाजिम जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था या अपनी मांगे रखी थी तो उसको लेकर हाईलाइट हो गए थे, तो उनके ऊपर केसेस भी हुए हैं, कईयों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। तो ऐसे में उन लोगों को वापस लाने की भी मांग जो है वो की जा रही है। तो इस तरह की अपनी जो मांगे हैं मनवाने के लिए काफ़ी समय से पीआरटीसी और पनबस के जो मुलाजिम हैं वो कोशिश कर रहे थे सरकार से मुलाकात करने की, पर सरकार का रवैया जो है अभी उनको ढीला होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर पिछले समय की बात की जाए तो पहले इस मामले में जो बातचीत है वो 25 अगस्त को होनी थी, फिर उस दिन भी बातचीत नहीं हुए। सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, पहुंचे भी थे पनबस और पीआरटीसी के मुलाजिम यहाँ पर बातचीत नहीं हो पाई थी। उसके बाद उसका समय 14 सितंबर का दिया गया था, पर जब 14 की बात आई तो उनको जो है मुलतवी करके फिर से 29 सितंबर दे दी गई। पर इस बार जो है वो रोष देखने में मिला है। तो 20 सितंबर यानी कि आज की अगर हम लोग बात करें तो आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है उसकी चेतावनी दी गई थी और उसी पर मुलाजम जो है वो काम कर रहे हैं। पीआरटीसी और पनबस का चक्का जाम कर दिया गया है। खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि ट्राई सिटी के लिए नहीं बल्कि जो क्षेत्र रहेंगे, शहर रहेंगे, जिले रहेंगे पंजाब के, वहां पर लोगों को खासी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि 29 सितंबर की ये तारीख दी गई थी पर अब वो मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि एक नुमाइंदा जो है वो आज जाकर एक प्रतिनिधि इनसे मुलाकात कर सकता है। ट्रांसपोर्ट विभाग के जो मंत्री हैं लालजीत भुल्लर, उन्होंने आज एक मीटिंग जो है वो प्रतिनिधि के साथ करने के लिए मान ली है और हो सकता है कि कुछ ही समय में ये जो निजात है जाम से वो मिल जाए। बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर के तहत जाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर और दे रहे हैं आपको। आज फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में FMDA यानी फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक होगी। सुबह 11 बजे सेक्टर 12 लघु सचिवालय में बैठक होगी और शहर के विकास के मुद्दों को लेकर कई अहम फैसले इस बैठक में किए जा सकते हैं। बैठक के बाद दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर सीधे बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करें। जितेंद्र, आज फरीदाबाद और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फरीदाबाद में FMDA की बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शहर के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में भी उनकी कई अहम मीटिंग से कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ। इस खबर की अहमियत को कैसे समझेंगे जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली NCR का ये दौरा जो है ये कहा जा सकता है, क्योंकि आज से जो है करीब 3 दिन तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद, गुरुग्राम और जो दिल्ली है उसके दौरे पर रहने वाले हैं। इसी प्रकार से आज FMDA की एक महत्वपूर्ण बैठक लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर बाद फरीदाबाद पहुंचेंगे और वहां पर तमाम अधिकारियों के साथ फरीदाबाद के डेवलपमेंट को लेकर के जिस तरीके से अथॉरिटी बनाई गई है उससे संबंधित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि फरीदाबाद में जो विकास की गति है उसे और तेज किया जा सके और जो मेट्रोपॉलिटन तौर पर जो है फरीदाबाद की जो अथॉरिटी बनाया गया है, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर जो है फरीदाबाद को बनाया गया है, तो उससे संबंधित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करके विकास की लकीर के खाका को खींचने के काम जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाएगा और किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जाए इसकी दिशा देने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक के अंदर करने वाले हैं। इसके बाद दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जो है वो रहने वाला है। आज दोपहर बाद इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल भी दिल्ली के में मौजूद रहेंगे। इसके बाद गुरुग्राम का उनका कार्यक्रम जो है वो तय किया हुआ है, यानी कि सीधे तौर पर दिल्ली NCR में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से 3 दिन तक रहने वाले हैं। जी जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर पर आपके जरिए हम दर्शकों को तफसील बताएंगे। बता दें आपको कि CET की परीक्षा में 41 सवाल रिपीट होने के मामले में आज अहम अपडेट है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार और HSSC को नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट की तरफ से मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए गए थे। आज इस मामले को लेकर अहम सुनवाई होगी। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मुसलसल बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, काफी अहम खबर है आज ये। CET को लेकर जो तनाजा था, जो विवाद था, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई है, इसे लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा सरकार की तरफ से। क्या अपडेट है आपके पास जितेंद्र, किस वक्त हियरिंग की जाएगी? देखिए, CET का मुद्दा अपने आप में उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जो लगातार सरकारी नौकरी की बाट जो रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इसको लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि ये पूरा मसला जो है सिरे चढ़े और जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिल सके। 41 प्रश्न ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा के अंदर रिपीट हुए थे, जिसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया कि आखिर 2 दिन के अंतराल में ही हुई जो परीक्षा है उसमें 41 प्रश्न अगर रिपीट होंगे तो ये एक तरीके से उन छात्रों के साथ धोखा है जिन्होंने इन दोनों में से एक ही परीक्षा दी है। क्योंकि इस प्रकार की जो छात्र थे, अगर संख्या के आधार पर बात करें तो करीब 27,000 ऐसे छात्र थे जिन्होंने दोनों ही दिन की जो परीक्षा है वो दी थी और इसके अलावा करीब 22,000 जो अभ्यर्थी थे वो ऐसे थे जिन्होंने इस परीक्षा के अंदर भाग लिया था। 27,000 में से कुछ एक अभ्यर्थी जो है वो दोनों परीक्षा के अंदर नहीं पहुंचे थे। जितेंद्र, हमारे साथ एडवोकेट अंकुर भी बने हुए हैं इस वक्त इसी अहम खबर पर। हम चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत को जारी रखें। अभी तक इस पूरे मसले को लेकर के किस तरीके की सुनवाई पहुंची है और आज कोर्ट में क्या दलीलें रहने वाली है बचाव पक्ष की ओर से और दूसरी तरफ इसे जो चैलेंज किया गया है उनकी ओर से? संपर्क हमारा टूट गया है जितेंद्र एडवोकेट अंकुर के साथ। हम इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं, तब तक जी जितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ एडवोकेट अंकुर। जी वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस पूरे मसले में किस तरीके की सुनवाई होनी है और क्या कुछ राहत जो है वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आज की इस हियरिंग को लेकर के? हेलो हेलो अंकुर साहब, सुन सकते हैं आप हमें? हाँ जी।
मैडम आज अभी जो हियरिंग है अपनी, अभी नंबर आने वाला है अपना 106 पे लिस्ट आउट है कोर्ट नंबर 28 में। तो स्टेट को HSSC को आज रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला हुआ था जी। हाँ जी, तो वो रिप्लाई अभी तक हमारे पास आया नहीं है। तो हो सकता है ये जो स्टेट है HSSC है वो टाइम सीक करे रिप्लाई फाइल करने के लिए, या फिर ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग वो सप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट डेट मिलने के ही चांसेस हैं। कोई रिलीज की आज कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। अगर फाइनल हियरिंग होती है तो फिर कुछ हो सकता है। जितेंद्र जी ठीक है, वकील साहब आपसे बात करेंगे जैसे ही इस पूरे मसले को लेकर के आगे सुनवाई रहती है। तो मुमताज जैसा कि हम बता रहे थे कि आज बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका इस बातचीत के लिए। जी जितेंद्र। मुमताज जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि जो वकील है उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अभी ये देखना होगा कि कोर्ट में HSSC की तरफ से किस प्रकार से जवाब दिया जाता है और या फिर वक्त मांगा जाता है, उसके आधार पर ही तय होगा। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही की जा रही है कि इस पूरे मसले को लेकर के फिलहाल जो सुनवाई है वो अगली तारीख के लिए टल सकती है, यानी अगली तारीख तक का जो वक्त है वो मुकर्रर किया जा सकता है। फिलहाल इसमें कोई निर्णय आने की उम्मीद कम नजर आ रही है, लेकिन अंतिम फैसला चूंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट को ही करना होता है। लेकिन जो कयास है या फिर जो दलीलें होती हैं, जिस प्रकार की कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही होती है, उस मुताबिक जो है अभी तक जो जानकारी है वो ये निकल करके आई है। लेकिन कोर्ट में अभी अब से कुछ देर बाद जब इस पूरे मसले की सुनवाई होगी तो हम उन तमाम अभ्यर्थी और उनके परिवारों तक भी इस खबर को पहुंचाने का काम करेंगे। जी ठीक है जितेंद्र, आपने आपके जरिए खबर अभी तक ने हमेशा लम्हे लम्हे की खबर, क्षण क्षण की खबर पहुंचाई है। CET इम्तिहान के हवाले से उन तमाम लोगों तक जो एप्लीकेंट्स इस मामले में एस्पिरेंट्स है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। देखते हैं आज कोर्ट की सुनवाई में क्या होता है, क्या दलीलें रखी जाती हैं। बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक जाने के लिए।